मॉडर्न साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड जो जारी की है मॉडल पेपर, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हो सकता है इस मॉडल पेपर से एक दो क्वेश्चन एग्जैक्टली बिहार बोर्ड में रहता है कभी कभी। तो आज हम लोग अभी बात करेंगे इस यूट्यूब चैनल के इस मॉडल पेपर के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मॉडल पेपर ये डिस्कस करेंगे जो बिहार बोर्ड का जारी किया हुआ है। उसके बाद 5 और मॉडल पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस मॉडल पेपर से एग्जैक्ट एटलीस्ट 50% क्वेश्चन जो है वो टच करने का संभावना है। तो आगे के वीडियो में हम लोग उस 5 मॉडल पेपर को भी डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न साइंस कोचिंग प्रशांत सर के द्वारा मतलब हमारे द्वारा जारी किया गया है। और वो 100% चांसेस होता है कि लगभग 50% क्वेश्चन उससे जो है वो टकराता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल जो होने जा रहा है लगभग 3 घंटे 15 मिनट का। इसमें जो ये 15 मिनट है ये आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है एक्स्ट्रा 15 मिनट, कि पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ले, क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको पढ़ ले और तब उस हिसाब से आप उसको बनाएं। जबकि ये जो 3 आवर्स है, 3 घंटे जो दिए हुए हैं, ये 3 घंटे आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। इसमें अभी बायोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 96 होगा, पर इसमें टोटल क्वेश्चन को बनाना है नहीं। ये जो 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन, ये 70 क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से हम लोग को सिर्फ 35 क्वेश्चन बनाना पड़ता है एग्जाम में, और 20 क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सिर्फ हम लोग को 10 क्वेश्चन बनाना है, और 6 है दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग टाइप। इसमें से हम लोग को सिर्फ 3 के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो चलते हैं। और टोटल मार्क्स है 70 मार्क्स और 30 मार्क्स आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, तो टोटल 100 मार्क्स होता है। पर हम लोग जो यहाँ पे जो एग्जाम में आता है वो टोटल 70 मार्क्स का ही आता है। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश कुछ दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए निर्देश को, ठीक है ना, और उस हिसाब से आपको बनाने होंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। मतलब आपको जिस शब्द का चयन करना है, शब्द के लिए आप बाध्य नहीं है, शब्द के लिए बाध्य नहीं है इन द सेंस कि आपको एग्जैक्टली मतलब बुक का ही लैंग्वेज यूज करना है, ऐसा आप बाध्य नहीं है। आप अपने तरफ से शब्दों को जोड़ के तोड़ के और अपने तरीके से उसको लिख सकते हैं, पर हाँ वो काफी सरल होना चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है। फिर कह रहा है कि दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। तो जो दाहिनी ओर जो है वो उसका अंक पूर्णांक जो होता है वो लिखा हुआ रहता है कि क्वेश्चन का कितना नंबर है, कितना अंक है। ठीक है ना, और यहां पे कह रहा है उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का ध्यान रखे। मतलब जब आपको आंसर करना है तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो शॉर्ट टाइप आप लिख रहे हैं, जो लघु उत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, उसमें आपको ऐसा नहीं होगी बहुत ज्यादा मतलब 10 लाइन में लिख दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बताएं तो 4 से 5 लाइन मैक्स है, काफी है लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए। ठीक है ना, 5 लाइन, आप 6 लाइन तक जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर आपको 4 से 5 लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तब जाके क्या होगा, यहां पे शब्द सीमा आपका है ना बंधा रहेगा। और फिर कह रहा है इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके कि 3 घंटा 15 मिनट जो है उसमें 15 मिनट्स जो है वो आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है, जबकि 3 घंटे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ जो प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में है, खंड अ और खंड ब, यानी 2 ठो खंड है, जिसमें एक खंड में क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता है और दूसरे खंडों में क्या होगा सब्जेक्टिव हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है खंड अ में 70 वस्तुनिष्ठ है, मतलब कि टोटल 70 प्रश्न है खंड अ में,
और इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें 4 ऑप्शंस होता है और उसको सॉल्व करना है, और उसमें से केवल 70 में से आपको सिर्फ 35, जो 35 बनता है केवल उसी पे आप बनाइए। एक जैसे मान लीजिए फर्स्ट नहीं बनना है तो डायरेक्ट आप सेकंड बनाइए, है ना, थर्ड बनाइए, जैसे बनना है। अगर सीक्वेंस बाय 1 से 35 बन जाए तो वही बनाइए, अगर नहीं बनना है अल्टरनेट करके या किसी तरीके से 35 क्वेश्चन आपको बनाना है, और वहां पे OMR शीट मिलता है, उस शीट में जो है जिस क्वेश्चन को बनाए हैं आप उसी का आंसर को उसमें क्या करना है, कलर करना है, ठीक है, OMR में। तो और याद रखेंगे वहां पे जो हम यूज करते हैं पेन को, वो ब्लैक पेन हो सकता है या ब्लू पेन हो सकता है, और हाँ ये बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। तो ये काले या नीले बॉल पेन का ही हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, OMR को भरने के लिए, ठीक है ना। और इसमें किसी भी तरह का, जैसे सपोज कर लीजिए अगर किसी OMR क्या हो गया, वो गलती से उसमें फिल हो गया है, तो अब आप उसको मिटा नहीं सकते, नाखून से नहीं मिटा सकते हैं, ना व्हाइटनर से मिटा सकते हैं, किसी तरह का आपको वहां पे, है ना, इस तरह का कुछ करना नहीं है, नहीं तो फिर क्या हो जाता है, वो नेगेटिव ही चला जाता है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो जिसमें आपको आप एक बार कलर कर दिए, आपको वही हमेशा के लिए रखना पड़ता है। इसके बाद है खंड ब, इसमें क्या 20 टोटल 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से एक प्रश्न के लिए आपको टोटल 2 अंक मिलेंगे। तो 20 है तो 20 के 20 बनाने नहीं है, हमको बनाने को कुल 10 प्रश्न ही बनाने हैं, जिसमें से 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 20 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन होता है। कितना, कौन सा, लघु उत्तरीय। इसके अतिरिक्त जो है इसमें, है ना, इसी खंड में 6 ठो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो लॉन्ग टाइप का होगा। एटलीस्ट आपको जो लॉन्ग टाइप्स होता है उसमें एटलीस्ट आपको कम से कम लाइन के अकॉर्डिंग देखे तो कम से कम 8 लाइन तो लिखना पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा आप 12-14 लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें 6 ठो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको, है ना, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 मार्क्स दिया जा रहा है, और इसमें केवल 3 प्रश्न को ही हम लोग को सॉल्व करना है। तो टोटल इसमें हो गया, आपको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। कौन सा, दीर्घ उत्तरीय। और लघु उत्तरीय जो होता है वो होता है 20 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे लिखा है किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब कोई भी गैजेट, जैसे कि आजकल घड़ी भी, स्मार्ट वॉच आ गया है, तो इस तरह का कोई भी, कुछ भी, एक भी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं ले जाना एग्जाम हॉल में, फोन हो या कैलकुलेटर हो, किसी तरह का नहीं, ठीक है ना। ये सारे के सारे बैंड हैं। एनीवे, तो यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें है गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। मतलब जो क्रोमोसोम जो बना होता है वो क्रोमैटिन का मेनली पैक्ड होता है। तो क्रोमोसोम जो है यानी गुणसूत्र जो है वो क्रोमैटिन का होता है। क्रोमैटिन भी 2 टाइप का होता है, एक हम लोग जानते हैं यूक्रोमैटिन होता है और एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। जो लूजली पैक्ड होता है क्रोमैटिन उसको हम लोग कहते हैं क्या, यूक्रोमैटिन, और जो टाइटली, काफी डेंसली पैक्ड हो, है ना, कॉइलिंग हो काफी डेंसली, दैट इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन। तो यहाँ पे यूक्रोमैटिन के बारे में कह रहा है कि यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली बात लिखा है अनुवांशिकता सक्रिय होता है, दूसरा लिखा है उदासीन होता है, तीसरा अनुवांशिकता निष्क्रिय होता है, दोनों बी एंड सी। आंसर इसका जो होगा अनुवांशिकता सक्रिय होता है। अब क्यों सक्रिय, इसका मतलब ये है कि यूक्रोमैटिन जो है वो आरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो यूक्रोमैटिन क्या हो गया, अनुवांशिकता सक्रिय कहते हैं। क्यों सक्रिय कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए का फॉर्मेशन कर सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। आपको पता होना चाहिए जो हमारे इंडिया का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है वो जिम कॉर्बेट को माना जाता है। ये जिम एक साइंटिस्ट का नाम था, एक इकोलॉजिस्ट का नाम था। ये इकोलॉजिस्ट जो है ये, है ना, जिम कॉर्बेट को क्या किया था, वहां पे टाइगर्स को, मतलब कि बाघ को, है ना, बाघ को वहां पे रख रखाव करने में काफी इसका बड़ा योगदान रहा था, है ना। इसलिए इसका नाम रखा गया जिम के रिस्पेक्ट में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम रख दिया गया। तो ये फेमस है किसके लिए, बाघ। तो आंसर इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
ऑलराइट, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा यहां पे हाइब्रिड वीगर यानी संकर शक्ति निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। मतलब जो हाइब्रिड बनाया जाता है उसमें जो शक्ति आता है, हाइब्रिड में जो पावर कहते हैं, है ना, शक्ति आता है, मतलब कि बेस्ट हाइब्रिड किसकी वजह से होता है। तो हाइब्रिड तो बनाते हैं कि चलो हमारा चॉइस है कि एक प्लांट जो है वो डिजायर्ड प्लांट है, वांछित प्लांट है, वांछित पौधा है, एक वांछित पौधा जो डिजीज रेसिस्टेंट वाला है और एक वांछित पौधा है जो क्या है वो उसमें उत्पाद ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा प्रोडक्ट करता है, ठीक है ना। तो दोनों को अगर हम क्या करेंगे, क्रॉस करवा देंगे तो एक न्यू प्लांट बनेगा और ये जो न्यू प्लांट होता है उसमें दोनों ही कैपेबिलिटी होगा, क्या, डिजीज रेसिस्टेंट मतलब रोग के प्रतिरोध का भी क्षमता होगा और उसमें उत्पाद का भी क्षमता होगा। तो इसको तो हम हाइब्रिड कह रहे हैं। पर हाइब्रिड में वीगर कब आता है, जब हम उसको क्या करवाते हैं, होमोजाइगोसिटी करवाते हैं। क्या करवाते हैं, होमोजाइगोसिटी, मतलब सेम टाइप ऑफ एलील। मतलब ये कि जब हम बार बार उसको इनब्रीडिंग करवाते हैं, मतलब खुद से ही उसको क्या करते हैं, बार बार क्रॉस करवाते हैं खुद से, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, उसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ता है जिससे हाइब्रिड वीगर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, इसका नाम है, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, इसमें क्या कह रहा है, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है। अवशेषी अंग तो समझ में आ रहा है कि भाई वैसा अंग जो क्या कर रहा है, पहले मनुष्य में काम करता था पर अब काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे अंग को हम लोग कहते हैं क्या, अवशेषी अंग कहते हैं। तो कौन है अवशेषी अंग मानव में। अंगूठा तो हमारा भाई यूज का चीज है, ये तो अवशेषी है नहीं। पिन्ना, ये जो हमारा कान है, ये जो एक्सटर्नल बाहर का जो कान है, दिस इज कॉल्ड पिन्ना। तो ये पिन्ना जो है हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। तो पिन्ना हमारा अवशेषी अंग होता है, तो आंसर यहां बी होगा। पर यहां पे एक और दिया, कॉकिक्स भी दिया है, एक्चुअली कॉसिक्स पढ़ते हैं इसको, कॉक्सिक्स पढ़ते हैं, तो कॉकिक्स भी लिखा है ऐसे। तो कॉकिक्स जो है ये भी जो है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, और पेल्विक है ये वेस्टिजियल नहीं है। तो ये दोनों ही वेस्टिजियल ऑर्गन है, पिन्ना एंड कॉकिक्स दोनों ही वेस्टिजियल ऑर्गन है। पर मोस्ट ऑफ द करेक्ट में अगर हमको जाना पड़े तो आंसर पिन्ना टिक आउट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस 4 का आंसर बी टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हीमोकोरियल अपड़ा, ये प्लेसेंटा का बात कर रहा है। मतलब जो बेबी और मदर के बीच जब कनेक्शन होता है, मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो मदर और बेबी के बीच कनेक्शन होता है किसके थ्रू, अपड़ा यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू। तो प्लेसेंटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो यहां पे पूछ रहा है कि भाई हीमोकोरियल प्लेसेंटा किसमें मिलता है। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा एक्चुअली होता क्या है, अगर ब्लड जो है ना, कोरियन एक मेम्ब्रेन होता है ना, फीटस के अराउंड, मतलब जो छोटा सा बेबी जो ग्रो कर रहा है मदर के अंदर, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोरियन। तो कोरियन के टच में डायरेक्ट आता है क्या, ब्लड। तो ऐसे प्लेसेंटा को हम लोग कहते हैं हीमोकोरियल अपड़ा यानी प्लेसेंटा। तो ये किसमें होता है, तो ऑफकोर्स ये इसमें है, मनुष्य में पाया जाता है। और शशक में नहीं होता, घोड़ा में नहीं होता, ये मेनली प्राइमेट में मिलता है ऐसा प्लेसेंटा, प्राइमेट। तो प्राइमेट दोनों में से है कौन, यहाँ तीनों में से तो शशक है नहीं, घोड़ा है नहीं, तो प्राइमेट क्या है, मनुष्य है, ठीक है ना। तो मनुष्य इज द राइट आंसर, तो आंसर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ओके, कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। परागकर्ता मतलब जो परागन करवाता है। तो शलभ क्या होता है, तितली जैसा होता है, फतिंगा कहते हैं इसको नॉर्मली। तो फतिंगा जो है ये तो चाहिए, इसको दुर्गंध चाहिए, है ना। जो पुष्प दुर्गंध फैलाएगा उसके तरफ ये आकर्षित होगा, तो इसमें तो गंध चाहिए। तितली का बात कर ले तो तितली तो हम लोग जानते हैं बिना गंध के आकर्षित होती नहीं, तो ये तो इसको तो गंध चाहिए। पक्षी का अगर बात कर ले तो पक्षी के पास जो सेंस ऑर्गन होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, मतलब जो सूंघने का शक्ति होता है वो सही से डेवलप नहीं होता है। तो अतः पक्षी इज द राइट आंसर। पक्षी
आंसर हो जाएगा, क्योंकि पक्षी को के पास चूंकि सूंघने का क्षमता नहीं होता है, इसलिए ये क्या होता है, इसको पुष्प की गंध से कोई मतलब है नहीं, तो ये पक्षी परागण करता है बिना आकर्षित हुए, इसको बिना गंध के ये परागण करता है। चमगादड़ जो है ये भी इसको चाहिए, गंध तो चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी, तीनों गंध चाहिए, पक्षी को गंध नहीं चाहिए, तो आंसर हो जाएगा पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? मात्रात्मक मतलब मात्रा, मात्रा ये रिलेट होता है जीन से। कभी कभी होता है ऐसा है कि मल्टीपल जीन मिलके, बहुत सारे जीन मिलके एक कैरेक्टर को हैंडल करते हैं, ऐसे जीन को हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक, है ना। और हम लोग एक बात जानते हैं कि जनरली एक जीन जो होता है एक कैरेक्टर को हैंडल करता है, मतलब एक जीन एक कैरेक्टर। तो यहां पे क्या है, कह रहा है कि क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव वाला बात जो होता है ना वो पॉलीजेनिक के केस में होता है। पॉलीजेनिक मतलब कि जब मल्टीपल जीन एक कैरेक्टर को हैंडल करे, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को हैंडल करे, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वांटिटेटिव। वहां पे क्वांटिटेटिव का बात होता है, जितना ज्यादा जीन एक्सप्रेस होगा, है ना, उतना ज्यादा उसका लक्षण दिखेगा। तो यहां पे हम लोग याद रखेंगे स्किन का कलर जो है, ये जो है हमारे मल्टीपल जीन के द्वारा क्या होता है, हैंडल किया जाता है, तो इसलिए आंसर यहां पे हो जाएगा बी, स्किन कलर, मतलब कि त्वचा का रंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है वह कारक या एजेंट, एजेंट इंग्लिश में कहते हैं, कारक हिंदी में कहते हैं, तो वह कारक जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। नॉर्मल चीज है ना, कैंसर करने वाले कारक को हम लोग कार्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऑलराइट, यहां पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड का बात कर रहा है, कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम आरएनए और एक का नाम डीएनए। इसका खोज कौन किया था, फ्रेडरिक मिस्टर, है ना, 1869 में ही बता दिया था कि न्यूक्लियस में क्या होता है, कुछ एसिडिक मटेरियल होता है, तो वो बाद में पता चला हम लोग को वो क्या है, डीएनए है और आरएनए। तो ये क्या आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। अब यहां कह रहा है एक पारितंत्र, पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में पहला ट्रॉपिक स्तर क्या होता है। तो ट्रॉपिक स्तर हम लोग सब जानते हैं कि फूड से रिलेशन, मतलब क्या, भोजन से संबंधित एक जीव का दूसरे जीव से जो संबंध होता है, भोजन से संबंधित जो होता है, और उसके आधार पे हम क्या करते हैं, सभी जीवों को एक लेवल फिक्स करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन है, तो ऑफ कोर्स कौन है, हमारा प्लांट है। तो प्लांट क्या है, प्राथमिक उत्पादक है, जो सबसे पहले भोजन बनाता है उसको पहला ट्रॉपिक लेवल देते हैं, प्लांट को खाने वाले को दूसरा ट्रॉपिक लेवल, प्लांट के खाने वाले को तीसरा ट्रॉपिक लेवल। मतलब ये कि प्लांट को जो खाता है उसको हर्बीवोर्स कहते हैं, शाकाहारी, तो उसको सेकंड ट्रॉपिक लेवल देंगे, और शाकाहारी को जो खाता है मांसाहारी, उसको हम थर्ड ट्रॉपिक लेवल देंगे। नहीं, तो यहाँ पे क्या रहा है कि पहला ट्रॉपिक लेवल, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण। देखिए हमारे बॉडी में प्रत्येक सेल में जो डीएनए है उसके डीएनए में जीन मिलता है, एक ऐसा जीन मिलता है जो जनरली असक्रिय होता है, लेकिन वो जीन अगर सक्रिय हो जाता है तो उससे क्या होता है, वो सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है कैंसर सेल में। तो ये कौन सा जीन है, तो इस जीन का हम लोग नाम देते हैं प्रोटो-ऑन्कोजीन, मतलब ये इनएक्टिव होता है, एक्चुअली ऑन्कोजीन भी कहते हैं और प्रोटो-ऑन्कोजीन। तो कह रहा है कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारक बन सकते हैं, तो सक्रिय होने पर बन सकते हैं, तो वो जीन है प्रोटो-ऑन्कोजीन है, सक्रिय हो जाता है तब इसको ऑन्कोजीन कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सक्रिय होने से पहले का नाम, तो इसका नाम क्या है, प्रोटो-ऑन्कोजीन, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। तो जीन गन क्या होता है कि इसको हम लोग जीन गन को जनरली हम लोग बायोलिस्टिक गन भी कहते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं ना, तो बायोलिस्टिक गन में लोड कर देते हैं क्या चीज, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लोड करके और फायर किया जाता है हाई वेलोसिटी से किस पे, प्लांट्स पे। तो प्लांट के अंदर वो जीन ट्रांसफर हो जाता है। तो उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में हम लोग प्लाज्मिड का मेनली यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लाज्मिड इज द राइट आंसर, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, अभी ये कह रहा है कि आनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर, कई अभी 2-3 सालों से ये फ्लेवर सेवर बार बार पूछ रहा है। ठीक है ना, हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है नहीं, पर बिहार बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। व्हाट कैन वी डू। तो यहाँ पे कह रहा है फ्लेवर सेवर इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये फ्लेवर सेवर जो है ये कौन सा है, तो ये है टमाटर का है। लेकिन हमको यहाँ पे रुकना नहीं होगा, ये क्वेश्चन आंसर तो डी हो जाएगा, पर एक इंपॉर्टेंट बात सुनना पड़ेगा हम लोग को कि टमाटर में आखिर क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जो इस फ्लेवर सेवर है ना, इसका नाम फ्लेवर सेवर दिया गया और ये थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड टमाटर है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें टमाटर को पकाने वाला जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का फॉर्मेशन इसमें रुकता है, मतलब उसको बनाने का क्षमता कम होता है, इसलिए टमाटर जल्दी पकता नहीं है। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, टमाटर को आसानी से कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ओके, ठीक है। यहां पे कह रहा है संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में किसमें अनुपस्थित होता है। तो संख्या मतलब नंबर का पिरामिड, तो नंबर का पिरामिड जो है कह रहा है सीधा अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित किसमें होता है, वन में यानी फॉरेस्ट में जो है वो संख्या का सीधा पिरामिड होता है, झील में भी संख्या का सीधा पिरामिड होता है, तालाब में भी संख्या का सीधा पिरामिड होता है। तो घास स्थल जो है इसमें संख्या का सीधा पिरामिड नहीं उल्टा पिरामिड होता है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है पारितंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है, मतलब जिसको रिसाइकल्ड बैक नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए प्लांट बनाता है फूड, तो मिनरल्स लेके मतलब खनिज लवण लेके, जैसे खनिज लवण में क्या लिया, तो फॉस्फोरस लिया, नाइट्रोजन लिया, तो वो प्लांट बनाया, प्लांट को अब जो खाया किसमें, कौन खाया, हर्बीवोर शाकाहारी खाया तो वो उसमें चला गया, शाकाहारी में चला गया, शाकाहारी को मांसाहारी खाया तो मांसाहारी में चला गया, है ना, नाइट्रोजन पोटाशियम वो चला गया। फिर वो मरता है तो क्या सड़ता गलता है तो वो पुनः मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी से फिर से क्या करता है, प्लांट ले लेता है। तो इसको हम लोग कह रहे हैं कि मिनरल का क्या हो रहा है, रिसाइकल चल रहा है। पर यहाँ पे कह रहा है कि कौन है जो जिसका वापस बैक रिसाइकल नहीं होता है। तो ऑक्सीजन का भी रिसाइकल होता है, नाइट्रोजन का भी होता है, वाटर का भी होता है, पर एनर्जी का रिसाइकल बैक नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु, यानी स्पर्म का बात कर रहा है, मेल गैमेट, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वे पुनः कहां अवशोषित होते हैं। मतलब ऐसा शुक्राणु जो बॉडी से बाहर नहीं निकला, वो बॉडी में ही रह गया, तो वो क्या होता है, तो उसको अवशोषित कर लिया जाता है। पर बॉडी का कौन सा पार्ट उसको पुनः अवशोषित कर लेता है, वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम, या वास डिफरेंस, या यानी कि वास इफरेंस कह रहा है, और वास डिफरेंस कह रहा है, और इजाक्यूलेटरी नली कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओके, आंसर हो जाएगा शुक्रवाहक यानी कि वास डिफरेंस। यहां पे क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली वास डिफरेंस के अलावा जो है जो इपीडिडाइमिस होता है उसमें भी थोड़ा बहुत है ना एब्जॉर्ब होता है, पर वास डिफरेंस मेजर होता है। तो आंसर सी इज द राइट आंसर, यानी शुक्रवाहक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, थोड़ा सा और, हाँ चलिए ठीक है। यहां पे कह रहा है कि संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं।
संयोजी भ्रूणीय परत हम लोग को मालूम है, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तो बनता है जाइगोट। जाइगोट आगे चल के डेवलप होकर क्या बनाता है, तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो बनाता है, भ्रूण बनाता है। तो भ्रूण में मेनली जो है ना पहले 3 लेयर डेवलप होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सबसे बाहरी परत को एक्टोडर्म कहते हैं, है ना, और मिडल परत को हम लोग कहते हैं मेसोडर्म कहते हैं, और सबसे अंदर की परत को एंडोडर्म कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू है, लाइक बोन्स है, ब्लड है, ठीक है ना, या एरियोलर टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, ये सारे टिश्यू किससे बनते हैं, तो याद रखेंगे हम लोग मेसोडर्म जो है ये हमारे संयोजी उत्तक, मोस्ट ऑफ द संयोजी उत्तक का फॉर्मेशन कौन करता है, मेसोडर्म करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है, मतलब एक्स क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है। हम लोग जानते हैं वैसा क्रोमोसोम जिसके पास अगर सेंट्रोमियर नहीं होता है उसको एसेंट्रिक कहते हैं, जिसके पास सेंट्रोमियर होता है उसको सेंट्रिक कहते हैं। पर सेंट्रोमियर वाले अलग अलग टाइप के होते हैं, एक मेटासेंट्रिक होते हैं, सब मेटासेंट्रिक होते हैं, और क्या होते हैं, टीलोसेंट्रिक होते हैं। तो एक्स क्रोमोसोम मेनली सब मेटासेंट्रिक होता है, पर यहां पे ऑप्शन है नहीं। तो अब ऑप्शन है नहीं, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, सब मेटासेंट्रिक है नहीं, तो इस सिचुएशन में हम लोग ज्यादा प्रीफर करेंगे आंसर नंबर बी, दैट इज एक्रोसेंट्रिक। पर ये क्वेश्चन जो है ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्चुअली क्वेश्चन ठीक है, पर इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ये आई थिंक मिस्टेक हो गया है। सब मेटासेंट्रिक यहाँ होना चाहिए था, बट नहीं दिया है, तो हम लोग इसमें प्रीफर करेंगे क्या, एक्रोसेंट्रिक प्रीफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ऑलराइट, एलोसोम्स कह रहा है, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। अब एलोसोम क्या होता है, हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में, शरीर के सेल में 2 तरह का क्रोमोसोम होता है, एक को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम और एक को कहते हैं ऑटोसोम। जो सेक्स को डिसाइड करता है, मतलब मेल है फीमेल है उसको डिसाइड करता है, उसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, यानी XY, और जो सेक्स को डिसाइड नहीं करता उसको ऑटोसोम कहते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे एलोसोम पूछ रहा है, तो सेक्स क्रोमोसोम को ही हम लोग एलोसोम भी, उसका दूसरा नाम है सेक्स क्रोमोसोम का। तो आंसर क्या हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, एंडोगैमी निम्नांकित में से किसमें पाया था। अभी ये पहले तो एंडोगैमी क्या होता है, एंडोगैमी क्या होता है बता रहे हैं कि जब क्या होता है कोई एक ऑर्गेनिज्म है ना अपने ही ब्रीड के दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन करे तो उसको एंडोगैमी कहते हैं। मतलब अपने ही बॉडी के अंदर, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम बात कर ले फीता कृमि, ये सब कुछ, या हम लोग बात कर ले क्या हाइड्रा प्लानेरिया, ये सब में क्या होता है ना, ये सब नॉर्मली बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब समझ में आ रहा है ना, उसमें मेल भी पार्ट है और फीमेल भी पार्ट है, अब दोनों ही पार्ट है, तब मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपस में ही रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, या फिर मेल वाला पार्ट मेल गैमेट प्रोड्यूस को, या फीमेल वाला पार्ट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, मेल गैमेट वो उसी के फीमेल से फ्यूज कर सकता है, ठीक है ना। अगर उसी के फीमेल से फ्यूज करे तो उसको एंडोगैमी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अगर मेल गैमेट वहां से निकल के और दूसरे फीमेल गैमेट से जाके फ्यूज करे तो तब हम एंडोगैमी कहेंगे। तो यहाँ पे आंसर हमको टिक आउट करना पड़ेगा। तो एंडोगैमी किस में होता है, तो प्लानेरिया, फीताकृमि और हाइड्रा। तो यहाँ पे हम लोग टिक आउट करेंगे क्या, तो प्लानेरिया में रीजनरेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसमें एंडोगैमी भी पाया था, क्योंकि ये प्लानेरिया बाइसेक्सुअल होने के बाद भी क्या होता है ना, अपना जो गैमेट है वो दूसरे प्लानेरिया में भेजता है। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, एंडोगैमी कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट चैप्टर से ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है मध्य चक्र निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि बॉडी के अंदर क्या होता है ना कि जो फीमेल होती है ना, मैमल्स का बात करें, स्तनधारी प्राणी का बात करें, उसमें फीमेल जो होती है उसमें क्या होता है ना, एक निश्चित इंटरवल पे, एक निश्चित समय पर क्या होता है कि उसका बॉडी में जो है ना वो चक्र चलता है, किसमें, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके ओवरी में और
एक्सेसरी पार्ट यानी सहायक वाहिका में क्या होता है, एक चक्र चलता है, मतलब एक निश्चित टाइम पे वो क्या करता है, उसमें बदलाव थोड़ा बहुत आता है, ठीक है ना। तो जो नॉन प्राइमेट में ये बदलाव आता है उसको हम लोग मध्य चक्र कहते हैं, और जो प्राइमेट में बदलाव आता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, यानी ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मध्य चक्र के बारे में बात कर रहा है, तो मध्य चक्र जो होता है वो किसमें होता है, नॉन प्राइमेट। तो मनुष्य जो है ये प्राइमेट है, बंदर भी प्राइमेट है, तो गाय जो है ये नॉन प्राइमेट होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। ओके, यहां पे कह रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, इसका सीधा आंसर क्या है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है इनमें से स्थानिक पौधा क्या होता है, जो केवल एक जगह मिले, दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिले, है ना, मतलब केवल वही जगह पे मिलता है, उसके अलावा वो मतलब लोकल स्पीसीज वो वहीं मिले और पूरे वर्ल्ड में कहीं और वो पौधा नहीं मिले, तो उसको हम लोग कहते हैं स्थानिक पौधा, या इंग्लिश में कहते हैं एंडेमिक प्लांट। क्या कहते हैं, एंडेमिक प्लांट। जनरली एंडेमिक प्लांट जो होता है ना वो हॉटस्पॉट वाले रीजन में ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया, रिस्किया डिस्कलर, ये क्या है, एक ब्रायोफाइट है, ये एंडेमिक है नहीं। मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा, मार्केंशिया भी ब्रायोफाइट है, ये भी एंडेमिक नहीं है। साइनोडोन डेक्टाइलोन, ये एक क्या है, तो प्लांट है, ये भी एंडेमिक प्लांट नहीं है। और यहाँ पे क्या है, निपेंथिस खासियाना जो वर्ड पड़ा है ना, ये इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं ये एंडेमिक प्लांट है, क्योंकि खासी रीजन में ये मिलता है। कहाँ पे, खासी रीजन कहाँ है, हमारे इंडिया का एक पार्ट है, ठीक है ना, मेघालय। तो मेघालय में क्या होता है, खासी, जैंतिया, ठीक है ना, वहाँ पे जो प्लांट है ना, वहाँ का जो एक पहाड़ है उसको खासी कहते हैं और जैंतिया कहते हैं। तो उस रीजन में, खासी रीजन में जो मिलता है ना निपेंथिस, वो थोड़ा स्पेशल निपेंथिस होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं क्या, यहाँ पे कह रहे हैं निपेंथिस खासियाना, वो केवल और केवल निपेंथिस खासियाना सिर्फ वही उसी खासी रीजन में ही मिलता है और कहीं पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ओके, कह रहा है जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यूज एज अ वेक्टर इन जीन क्लोनिंग। मतलब कौन सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जिसको हम लोग जीन क्लोनिंग में यूज करते हैं, तो ये बहुत फेमस है, ये कौन है, प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा आंसर, प्लाज्मिड, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करते हैं। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को काया कल्पित करता है। काया कल्पित मतलब उसको बदल देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो टीआई प्लाज्मिड जो है, यहाँ पे इंग्लिश में कह रहा है टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो टीआई प्लाज्मिड जो है किसके सेल को क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज कर देता है। तो हम लोग जानते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, किसका प्लाज्मिड को कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, ठीक है ना। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस के प्लाज्मिड को हम लोग कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, और उसको डाला जाता है किसमें, प्लांट सेल में। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस है एक बैक्टीरिया, पर उसको डाला जाता है किसमें, प्लांट सेल में, तो वो प्लांट के सेल को परिवर्तित करता है। तो आंसर बैक्टीरिया नहीं, आंसर क्या करेंगे, प्लांट्स करेंगे। तो आंसर सी पे टिक आउट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ऑलराइट, कह रहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर का बात कर रहा है। पीसीआर किसमें उपयोगी है, तो ऑब्वियसली प्रोटीन संश्लेषण में नहीं होता है, अमीनो एसिड संश्लेषण में नहीं होता है, डीएनए संश्लेषण यानी कि डीएनए के बनाने में नहीं, बिल्कुल नहीं। डीएनए के प्रावर्धन मतलब होता है डीएनए का कॉपी करना, तो या एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। तो डीएनए के कॉपी करने में क्या होता है, पीसीआर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कुकुरबीटा के टेंड्रिल तथा बोगनवेलिया के कांटे क्या है। तो क्या है, कुकुरबीटा का जो टेंड्रिल है,
वो उसका कुकुरबिटा का स्टेम जो है ना वो टेंड्रिल बन जाता है। टेंड्रिल क्या होता है, ऐसे स्प्रिंग जैसा बन जाता है और वो क्या करता है, आसपास जो भी लकड़ी वगैरह होता है उसको पकड़ के और ऊपर चढ़ने का कोशिश करता है, लतरने का कोशिश करता है, टेंड्रिल। बोगनवेलिया में जो कांटा होता है वो भी क्या है, उसका स्टेम जो होता है वो उसके कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है जरूरत के अनुसार, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिन सेम मतलब उत्पत्ति सेम, पर फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, तो ये कौन सा अंग होता है, ऑफ कोर्स समजात अंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 28 नंबर। ऑलराइट, यहाँ पे कह रहा है डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं। आप याद होगा डार्विन जो है वो अपना स्टडी करने के लिए गया था, गैलापागो आइलैंड गया था। कौन सा आइलैंड, गैलापागो आइलैंड पे गया था और वहां पे वो है ना डार्विन फिंचेस मतलब छोटी सी ब्लैक बर्ड को देख के बहुत ज्यादा है ना अमेज हुआ था, काफी ज्यादा उसको शॉकिंग लगा और उसको स्टडी किया। तो उसके बाद वो बताया कि वहां पे ब्लैक बर्ड जो है वहीं पे इवॉल्व हुआ है, उसी आइलैंड पे इवॉल्व हुआ, कहीं दूसरे जगह से नहीं आया है। और वो बताया यहाँ पे किस चीज को बताया, एडेप्टिव रेडिएशन को बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुकूली विकिरण यानी कि एडेप्टिव रेडिएशन, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का योजक कड़ी है। तो हम लोग जानते हैं आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये पक्षी, एक्चुअली पक्षी भी नहीं कह सकते और इसको हम सरीसृप भी नहीं कह सकते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स में कुछ लक्षण जो होता है वो पक्षी का मिलता है और कुछ लक्षण जो होता है वो है ना रेप्टाइल्स यानी सरीसृप का मिलता है। तो इसलिए ये किसका है, तो सरीसृप और पक्षी वर्ग। ये ऐसा बताता है, आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा बताता है कि कुछ सरीसृप ही किसमें इवॉल्व हुए, किसमें बदल गए, पक्षी में बदल गए। ये कौन बताता है, आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट आंसर, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ठीक है, कह रहा है कि एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है, मतलब डाई हाइब्रिड, मतलब इसमें दो है ना दो गुण वाला हाइब्रिड होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑफकोर्स दो गुण वाला मतलब हाइब्रिड होना चाहिए। तो हाइब्रिड में क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट एलील होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, आर आर जो है ये दो गुण वाला तो है पर यहाँ पे सेम एलील है, तो ये हाइब्रिड नहीं कहलाएगा, है ना। यहाँ पे भी ये क्या है, हाइब्रिड नहीं कहलाएगा क्योंकि ये टी टी जो है वो सेम एलील है। तो हाँ, इसको भी हाइब्रिड नहीं कहेंगे, है ना। दो गुण वाला तो जरूर है पर हाइब्रिड नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों डिफरेंट है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, डिफरेंट है। तो आंसर इज द सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ओके, कह रहा है जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। हम जानते हैं जीन का दो नेचर होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, नॉर्मली एलील कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में कह रहा है कि भाई कैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है। हम जानते हैं प्लांट का जो पॉलिन सैक होता है यानी माइक्रोस्पोरेंजिया, उसका सबसे अंदर का लेयर, अंदर का परत। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब जो लघु बीजाणुधानी होता है, उसका सबसे जो अंदर का सेल होता है, उसको परत होता है, उसको हम लोग टैपेटम कहते हैं। तो टैपेटम का जो सेल होता है उसमें क्या होता है ना, एंडोमाइटोसिस होता है। ओके, एंडोमाइटोसिस की वजह से उसमें पोलीपोलाइडी होता है। पोलीपोलाइडी मतलब क्रोमोसोम का नंबर जो होता है उसमें कई सारा होता है, ठीक है ना। तो सो दिस इज द एंडोमाइटोसिस एंड पोलीपोलाइडी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है भ्रूण कोश किससे बनता है, यानी एम्ब्रियो सैक किससे बनता है। फ्लावरिंग प्लांट में बनता है पर किससे बनता है, गुरु बीजाणु से, गुरु बीजाणुधानी से, मादा युग्मकोद्भिद से या मादा युग्मक से। तो हमको पता है कि गुरु बीजाणु यही आगे चल के एम्ब्रियो सैक में बदलता है, भ्रूण कोश में। तो आंसर ए हो जाएगा। पर गुरु बीजाणुधानी इसके अंदर बनता है। मादा युग्मकोद्भिद भ्रूण कोश को ही कहते हैं, मादा युग्मक भ्रूण कोश में बनता है। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। मतलब स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर आरएनए में क्या मिलता है। तो आरंभकूट, पतितकूट,
समापन कूट और विरोधी कूट, तो ऑफकोर्स क्या मिलता है, एंटीकोडोन साइट मिलता है, जिससे क्या करता है वो mRNA को पढ़ने का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा डी, विरोधी कूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 डिस्कस करते हैं। ओके, कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, एक एंजाइम है जो इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए से डीएनए बनाना होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से डीएनए बनाने को वापस से उल्टा काम करने को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जरूरत होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का, जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है। तो ये कैसा एंजाइम है, तो कह रहा है आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कह रहा है। फिर कह रहा है डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। फिर कह रहा है आरएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए निर्भर। तो ये तो फिक्स है कि ये किस पे निर्भर है, आरएनए पर निर्भर है। पर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है कि आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे आरएनए निर्भर दो कह रहा है, एक ए है और एक सी है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो क्या है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एक सेकंड नीचे करिए। इसका आंसर जो क्या कह रहा है, आरएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। तो ये कहां क्या कर रहा है, आरएनए से बना रहा है डीएनए, मतलब बना क्या रहा है, डीएनए बना रहा है। तो क्या हो जाए, आरएनए पर निर्भर है पर बना रहा है क्या, डीएनए। तो आंसर इज द ए, इज द राइट आंसर, दैट इज द आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। यस, ठीक है, ए हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कह रहा है ओपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। तो ओपेरॉन का जो जीन है वो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। तो रेगुलेटर जीन जो होता है, जो ऑपरेटर से पहले होता है, प्रमोटर से भी पहले होता है जीन, और प्रमोटर से पहले जो जीन होता है रेगुलेटर जीन, ये क्या कराता है, रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है। और हमको पता है रिप्रेशर प्रोटीन क्या होता है, ऑपरेटर पे बाइंड कर जाता है, ऑपरेटर क्षेत्र पे बंद करके और काम को क्या करता है, रोक देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। ऑलराइट, कह रहा है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है। तो टेटनस रोग जो होता है वो एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है तो उससे क्या होता है, टेटनस होता है। और टेटनस की स्थिति में एक विष उत्पन्न होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न होता है, जो मेनली क्या करता है, जो स्वैच्छिक मांसपेशी है, मतलब ऐसा मांसपेशी जिसको हम स्वेच्छा के अनुसार उसको क्या कर सके, उसको ऑपरेट कर सके हम, मतलब उसको हिला डुला सके मांसपेशी, जैसे कि जबड़ा, यहाँ का जो मांसपेशी है वो क्या है, तो वो स्वैच्छिक है। तो इसमें क्या करता है वो, है ना, प्रभावित करता है, कैल्शियम का कमी कर देता है, जिससे ये जो मांसपेशी है वो इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, संकुचन नहीं हो पाता, तो ये मूव नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक मांसपेशियों को। ठीक है, ऑलराइट, कह रहा है एड्स विषाणु में क्या रहते हैं। तो एड्स वायरस में क्या मिलता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, बिल्कुल सही है। डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो यहां बिल्कुल सही है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं होता है। ओके, और ऑप्शन है इसके बाद, ऑप्शन है एक कुंडलिनी डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये भी नहीं होता है। दुई कुंडलिनी डीएनए, ये भी नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये टोटल 2 होता है। तो 2 तो ये पूछता नहीं है नॉर्मली, पर ये याद रखेंगे ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, तंबाकू की लत किसके कारण होती है। तो तंबाकू का जो लत होता है वो, तंबाकू में हम जानते हैं क्या होता है, निकोटीन होता है। यहाँ निकाटीन लिखा है बाय मिस्टेक, पर इट्स ओके, यहाँ पे क्या है, निकोटीन इज द राइट आंसर। तो निकोटीन की वजह से क्या होता है, लत लग जाता है किसका, तंबाकू का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है कि
घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? तो हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसमें जनरली जो है ना, जो पॉल्यूशन करता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। मतलब हम लोग जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरणीय, मतलब इसको सड़ाया गलाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन जल प्रदूषण का समान संकेतक जीव है? जल प्रदूषण को हम किसके संकेत से समझेंगे? तो वाइब्रियो, यहाँ पे कोलेरा वाइब्रियो कह रहा है, इकोलाई कह रहा है, सल्मोनेला टाइफी कह रहा है, एंटामीबा। इसका आंसर हो जाएगा इकोलाई। आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 42 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके कह रहा है बॉम्बे डक क्या है? ये सब एनसीईआरटी का है नहीं, बाहर से पूछ रहा है, कोई बात नहीं, बिहार बोर्ड है, पूछ सकता है, हक है। तो बॉम्बे डक क्या है याद रखेंगे, ये क्या है? मछली है। आंसर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड आंसर। ये 43 क्वेश्चन है। लाइसिन से प्रचुर शक्ति रत्न प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी का नहीं है, कई लोग कहते हैं एनसीईआरटी का ही है। बिल्कुल एनसीईआरटी का है। हाँ, एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है शक्ति रतन प्रोटीना, पर एनसीईआरटी में लिखा है कि लाइसिन और ट्रिप्टोफान किसमें डबल होता है? तो याद रखेंगे कौन से में? मक्का में डबल होता है। तो वहां पे शक्ति रत्न और प्रोटीना किसका हो गया? तो मक्के का हाइब्रिड हो गया। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। ओके कह रहा है बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? बैल का वीर्य, अब बैल का वीर्य कहां पे यूज होता है? ब्रीडिंग में, है ना। तो जब ब्रीडिंग करवाया तो बैल का वीर्य मतलब स्पर्म प्लस, है ना, प्लाज्मा होता है उसमें, सेमिनल प्लाज्मा, उसको हम लोग कहते हैं क्या? वीर्य कहते हैं। तो वीर्य को हम लोग स्टोर करते हैं कहाँ पे? तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में, है ना। तो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर। 45 नंबर में क्या